नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो यूपी में अब उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और समय बहुत कम बचा है। और एक कहावत आपने सुनी होगी, सियासत और आफत सातवें आसमान तक भी आपको ढूंढ लेते हैं। और इस वक्त यूपी में उपचुनाव की बयार कुछ इस तरीके से चल रही है कि दोनों ही दल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं और जोर अब थम चुका है, लेकिन बवाल यानी संग्राम अभी भी जारी। और वो कैसे? क्योंकि यूपी में अब बुरके वाली सियासत लास्ट मोमेंट पर आकर खड़ी हो गई। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाई जो यूपी में मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बुरका मतलब फेस उनका रिवील ना किया जाए, क्योंकि वो असहज महसूस कर रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए उन्हें जो है इलेक्शन कमीशन से बकायदा उन्हें परमिशन मांगा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का ध्यान रखे कि मुस्लिम महिलाओं को असुरक्षित की भावना उनके अंदर ना आए, इसलिए उनका चेकिंग ना किया जाए, उन्हें वोट डालने दिया जाए। उधर बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। वो कह रही है कि ये मुलायम सिंह यादव वाली सरकार नहीं है जब बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, जब मनमाने तरीके से, इल्लीगल तरीके से वोटिंग होती थी। ये वो सरकार नहीं है, अब चेकिंग तो होगी। और इसी को लेकर अब सियासत सातवें आसमान पर है। और यह लड़ाई तब तक शुरू है जब कल सुबह वोटिंग शुरू होगी, और तब तक यह लड़ाई चल रही। अब आप सोच कर देख सकते हैं कि लड़ाई में कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, ये चारों राजनीति में अपनाए जाते हैं और वही चल रहा है। कहीं पर भी छोटा सा बवाल हुआ तो सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये नहीं तो ये कैसे? और यही हम देख रहे हैं। और यूपी का उपचुनाव जो है अब वो बुरके वाली पे आ गई, इसलिए हम कहते हैं कि अब यूपी की लड़ाई वो बुरके पर आई, यानी उपचुनाव की लड़ाई बुरके पर आई। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन इस बात की परमिशन देगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुरके में रहें और उनका कोई चेहरा ना देखे, उनका चेहरा रिवील ना करे। क्यों? क्योंकि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, यूपी उपचुनाव, बुरके पर बढ़ा सियासी तनाव, सियासी लड़ाई पहचान बताने पर आई। मुस्लिम महिला वोटर का सवाल, सपा की चिट्ठी पर बवाल। यूपी में आपने कटेंगे तो बटेंगे की गूंज सुनी होगी, लेकिन अब उपचुनाव में मतदान से ठीक पहले बुरकी की गूंज सुनाई दे रही है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भले ही चुनावी शोर थम गया हो, लेकिन सियासी बवाल जारी है। अब यह सियासी बवाल महिलाओं के बुरके पर आ रुकी है। जी हां, समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोट को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से ऐसी अपील कर दी है जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव की पार्टी ने चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पत्र में कहा, महिलाएं अगर बुर्का पहनकर वोट करें तो पुलिस हस्तक्षेप न करे। मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने को लेकर वो डरी हुई हैं, ऐसे वो मतदान नहीं कर पाती हैं। बुर्के को लेकर अपील पर सियासी जंग होने लगी है। अब इसको लेकर तमाम सवाल मंडराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी की इस मांग में सियासी घमासान मच गया है, क्योंकि बीजेपी कई मौके पर बुर्काधारी महिला वोटर्स की जांच की मांग करती आई है, तो समाजवादी पार्टी की इन मांगों को लेकर अब राजनीति होने लगी है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुरके में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नाम नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे।
बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। तो जहां उपचुनाव को लेकर मतदान होने में अब मैच कुछ घंटे बाकी है, उससे पहले ये समाजवादी पार्टी का चिट्ठी बम क्या करिश्मा दिखाता है, ये देखना अहम होगा। फिर रिपोर्ट इंडिया वॉइस। तो अब यूपी में बुरखे वाली सियासत पर सबकी नजर इलेक्शन कमीशन पर है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, और इलेक्शन कमीशन का फैसला यह बताएगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुरखे में रहकर ही वोट देंगी या गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अहलावत, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल मलिक, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हरिनाथ उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, और दारा सिंह, नेता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन गया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अविरल मलिक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सवाल यह कि अभी तक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे की सियासत लगातार प्रचार प्रसार में था। हर कोई यही कह रहा था कि देखिए भाई, इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी आप लोग तो अलग अलग बयानबाजी कर ही रहे थे। अब ये बुरके वाले में क्या मामला फंस गया है, अविरल जी? मामले का और जहां तक विषय है उपचुनाव का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट है। और जहां तक विषय है निश्चित रूप से जिस प्रकार से माहौल बनाने का जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। जहां तक बात है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी एक रहने की बात करता है, एकजुट रहने की बात करता है। अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कह दिया जाता है। सब राष्ट्रवादी लोगों से अपील की जाती है, सब देशभक्तों से अपील की जाती है, प्रत्येक इस देश के नागरिक से अपील की जाती है, प्रत्येक कानून को मानने वाले व्यक्ति से अपील की जाती है, प्रत्येक संविधान को मानने वाले व्यक्ति से अपील की जाती है एकजुट रहने की, जो कि आर्टिकल 51A ऑफ एक सेकंड, मुद्दा आज कुछ और है। आज बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा यह है कि ये जो समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया, क्या समस्या है आपको? जी बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। केवल एक लाइन में इसमें स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक बात है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की, आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक रहने की बात करता है, तो इस बात को इन्हें कम से कम जान लेना चाहिए। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, और जहां तक बुरके वाली सियासत का विषय है, नंबर एक, हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम हिंदू मुसलमान करने का कार्य नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान करने का कार्य कौन करता है वो सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस विषय पर उत्तर देना चाहिए, एनडीए गठबंधन के लोगों को इस विषय पर स्पष्टीकरण प्रदान जनता के मध्य में करना नहीं। ठीक है, ये तो भूमिका हो गई, ये प्रवक्ताओं का होता है, 30 सेकंड मोनोलॉग चलता है, लेकिन उसके बाद तो आपको टॉपिक पे आना पड़ेगा। टॉपिक पे आइए अविरल मलिक जी। मेरा सवाल ये कि बुरके पर समस्या क्या है? नहीं, मैं एक पॉइंट में इसका स्पष्ट कम शब्दों में मैं उत्तर दे देता हूं। जहां तक बात है इस मुद्दे की, ये समाजवादी पार्टी के लोग हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, हार के कारण ढूंढ रहे हैं। बाद में इन्हीं कारणों को गिनाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगा देंगे। जहां जीत जाते हैं कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जहां जीत जाता है वहां इलेक्शन कमीशन बढ़िया हो जाता है, ईवीएम बढ़िया हो जाती है, पुलिस प्रशासन बढ़िया हो जाता है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में ईवीएम के ऊपर किसी प्रकार का कोई सवाल उठाने का काम नहीं किया गया, लेकिन जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान ये लोग करते होंगे, हम नहीं करेंगे। नंबर 3, फर्जी वोटिंग हम होने नहीं देंगे, इस बात को क्लियर कट जान लें। किसी प्रकार की फर्जी वोटिंग नहीं होने दी जाएगी, फर्जी वाला किसी प्रकार से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पूर्ण रूप से सही तरीके से कार्य करने वाले हम लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून के आधार पर। नहीं तो अविरल जी, इसका मतलब है कि सुरक्षा की भावना तो आपके अंदर भी है। आपको यह लग रहा है कि बुरके में कहीं पर एक्स्ट्रा वोटिंग ना हो जाए और आपका पूरा चुनाव हाथ से निकल जाए, डर तो आपको यही है ना? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है वोटिंग का, अपनी आइडेंटिटी बताने में, दिखाने में उसमें क्या आवश्यकता हो सकती है, इस बात को बताना चाहिए। आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं, उसमें अगर आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं, उसमें क्या समस्या हो सकती है? तो मतलब आपको ये है कि आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है आइडेंटिटी रिवील होने का, कम से कम इस विषय को जानना आवश्यक है कि कौन आया है,
अगर वहां लोग ये भी नहीं देख पाएंगे, ये भी मालूम नहीं पड़ेगा, तो एक समस्या वाली बात है। और उसके साथ साथ जहां तक बात है मजहबी मामले की, भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में सब धर्मों के लोग हैं। किसी प्रकार से सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हम पहले ही कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हम नारा देते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और इन मुद्दों पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। आखिर किस प्रकार के मुद्दे ये लोग जनता के मध्य में लेकर आ रहे हैं? करें डेवलपमेंट पर बात, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट पर बात हो। हम अपनी योजनाएं गिनाने के लिए तैयार हैं, लाभार्थी बताने के लिए एक प्रकार से तैयार हैं कि उन्हें लाभ मिला है। आवास योजना का जिन लोगों को लाभ मिला है, जिन्हें पक्के मकान मिले हैं, जिन्हें शौचालय मिले हैं, जिन्हें जनधन खाते खुलवाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो निश्चित रूप से सामने आएंगे और बताएंगे कि उन्हें लाभ मिला है। ठीक है, लाभार्थी इसी देश में मौजूद है, उनसे जाए और पूछें। ठीक है अविरल जी, मैं आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? दारा सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 दारा सिंह जी, ये अभी तक ये हो रहा था कि ये बटेंगे तो कटेंगे और फिर इसके बाद न बटेंगे न कटेंगे, इसी पर सियासत हो जाएगी, इसी पर चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन अब अंत में ये बुर्का वाला मामला कहां से आ गया कि अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, वो असहज महसूस कर रही हैं, इसलिए उन्हें बुर्के में ही वोट डाला जाए। ये कुछ मामला समझ में नहीं आया दारा सिंह जी। चला जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त बड़ा बढ़िया सा कथा सुनाए, दक्षिणा देने का मन कर रहा था। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी दी गई थी जान से मारने की। आप भी खबर चलाए होंगे। हाँ। जाहिर सी बात, खबर चलाई गई कि 2 मुस्लिम लड़कों ने धमकी दी, उनका नाम तक बढ़िया मीडिया में चलाया गया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जांच हुई, गिरफ्तारी हुई, तो वो क्या निकले? 2 नाम निकल के आए। और फिर उसके बाद किसी ने कोई खबर नहीं चलाई। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, फिर कहती कटोगे बटोगे। जब उसका देखा कि जनता के अंदर आक्रोश आने लगा तो उन्होंने कहा एक है सेफ है। मतलब बोल बच्चन इतना ज्यादा है कि लगता है जैसे कोई फिल्मी का डायरेक्टर बैठा रखे अपने पास कि भाई आप डायरेक्टर बनो और लेखक लिखते जाओ और हम उस पे डायलॉग पे शूटिंग करेंगे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ संविधान से चलता है देश। यहाँ फिल्मों के डायलॉग मनोरंजन के लिए अच्छे होते हैं, मंच से जो असल जिंदगी है वो बहुत भयानक है। मैं अभी 43 जिला 2024 के चुनाव प्रचार में गया था। मैं अभी भी बता सकता हूँ 2024 का चुनाव निकल गया, उपचुनाव में फिर गया, मैं ऐसे ऐसे गांव बता सकता हूं जहां पर आपको डामर नहीं मिलेगा सड़क पे। और जो हमने समाजवादी पार्टी ने चौड़ीकरण किया था ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को, इन्होंने 1 फुट 2 फुट नहीं। दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो लगातार आपके शीर्ष नेता से लेकर आपके पार्टी के प्रवक्ता और आप खुद लगातार इसी चैनल पर बैठकर हमारे साथ आपने कई बार हमें बताया है सर, हम जानते भी हैं। सवाल अब ये है कि ये जो बुर्का, ये आपने कहा कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, असहज महसूस कर रही हैं, इसके लिए उन्हें वोट डालने दिया जाए, ये क्यों? मतलब आप भी संवैधानिक बात कर रहे थे ना, तो संविधान तो यही कहता है कि भाई सबको एक समान तरीके से ट्रीट किया जाए। तो फिर हिंदू महिलाएं आएंगी, उनका चेहरा देखा जाएगा, लेकिन मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है इसलिए वो बुर्के में ही वोट डाल देंगी। ये आपको नहीं लगता है डबल स्टैंडर्ड है? एक बात बताइए। हाँ। पहला तो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। हाँ। तो सर वोटर आईडी बनी है, बनी है कि नहीं? हाँ। और जो महिला आएगी तो वो भी आईडी ही लेके आएगी। हाँ। तो जो फोटो होगा, जो उस पे नंबर होता है, कोड नंबर, हाँ। जैसे हमारी वोटर आईडी का लास्ट में 46 हो या आपका 45 हो या दूसरे का 55 हो, हाँ। तो अधिकारी चेक तो करेगा। 5 अधिकारी बैठाए जाते हैं। हाँ। तो कैसे चेक करेगा? मतलब उसके पास ऐसा कोई मशीन तो है नहीं ना कि वो जो बुर्के के ऊपर लगाए और वो स्कैन कर ले कि हाँ ये भानुमति है या जो है नगीमा बेगम है। सर सुन तो लीजिए। हाँ। पहला आदमी आईडी वेरीफाई करता है दोनों। हाँ। जो हाथ में होती है, जो हाँ। उनके पास लिस्ट होती है। हाँ। पहला काम। दूसरे के पास जाकर नंबर चेक होता है। तीसरे के पास स्याही लगती है। और फिर उसके बाद वोट डालने के बाद जब महिला या पुरुष कोई आता है, फिर उसको क्या कहते हैं, उसकी आईडी वापस की जाती है।
अच्छा, ये चुनाव की प्रक्रिया है। हाँ, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने हार के डर से हाँ, वो महिलाओं को अपमानित करना चाहती है, जो कहती है कि बेटियों को हम सुरक्षा देते हैं और आप बेटियों की सुरक्षा को लेकर आप तो देख ही सकते हैं, उसे हमें नहीं बताना। नहीं दारा सिंह जी, एक सवाल है मेरा आपसे, बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा जी। जब आप गाड़ी चलाते हैं और जब आपको कोई ट्रैफिक पुलिस रोकता है, आपका लाइसेंस चेक करता है, तो आपसे कहता है ना कि हेलमेट हटाइए भैया, चेहरा मैच करवाना है। तो अगर वहां पर चेहरा मैच किया जा सकता है तो वोटिंग प्रक्रिया के दौरान क्यों नहीं? सवाल तो यहां खड़ा होता है ना। बात ये नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम के, हम तो कह रहे हैं भाई, बहुत से हिंदू की महिलाएं घूंघट काढ़ी रहती जो नई बहू होती है। कोई अधिकारी, जो सब अधिकारी होगा वो घूंघट उठवाएगा ही नहीं। जब इनके भारतीय जनता पार्टी की जैसे जाहिल जैसे लोग होंगे, आरएसएस वाले, वही उठवाएंगे। क्या हिंदू में नहीं? हमारी पत्नी आज भी जाती है वोट डालने, कभी घूंघट नहीं उठाया जाता। ठीक है, ठीक है दारा सिंह जी, दारा सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार ओपनिंग कमेंट सबका हो जाने दीजिए। हरिनाथ उपाध्याय जी, यानी एचएन उपाध्याय जी, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी। एचएन उपाध्याय जी, ये जो समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, आपके हिसाब से ये सही है, संवैधानिक है? शिवम जी नमस्कार। जो आप बात कहना चाहते थे, आपने जो बात कहा वो हम भी कहना चाहते थे कि आपसे बहुत दिन बाद भेंट हुई है। आपके बारे में हम जानकारी भी लेते रहते थे। जो है चैनल उदास लगता था आपके बिना। दूसरी बात की जो आप आज बात कह रहे हैं बुर्का की बात, देखिए शिवम जी, चुनाव आयोग का एक उद्देश्य है लोकतंत्र को सफल और महत्वपूर्ण बनाने में कि अधिक से अधिक मतदान हो। हाँ। आप जिसके लिए 13 तारीख के स्थान पर चुनाव की प्रक्रिया को एक हफ्ते टाल कर 20 तारीख को किया, कि उस दिन तमाम जो है प्रकाश पर्व का त्योहार और फिर नहान आदि के वजह से, तो दूसरी तरफ आपको ये भी देखना चाहिए कि मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती है, और ये समाजवादी पार्टी जो लिखा है वो उचित लिखा है, वो अंदर मतदान कर्मियों या पीठासीन अधिकारियों के लिए वो नहीं कह रही है। जो बाहर ही पुलिसकर्मी, जो प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है, प्रायः देखा गया है लोकसभा चुनाव में बहुत बार ऐसा हुआ कि पोलिंग बूथ पर लाइन में लगी महिलाओं का ही पुलिसकर्मी चेक करने लगते हैं। वोटर दिखाओ, आधार लेकर उसका चेहरा देखने का प्रयास करते, वो उनको अपने को असहज महसूस करती हैं। और जब असहज महसूस करती हैं तो काफी महिलाएं वापस चली जाती हैं या कुछ घर से ही नहीं आती हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। समाजवादी पार्टी ने ये बात लिखी है, अगर किसी को शक है तो वो मतदान कर्मी पीठासीन अधिकारी उसको अपना देखेंगे, जांच करेंगे, लेकिन पुलिस कर्मी को अधिकार थोड़ी है कि आप जो है उनका चेहरा देखे और ये हटाए, नकाब हटाने की बात कहे। नहीं उपाध्याय जी, अगर ये आपका तर्क है कि वो असहज महसूस कर लेती है क्योंकि जो बाहर सुरक्षा कर्मी है या पुलिस कर्मी है वो चेहरा ना देखें, भैया इस हिसाब से तो हिंदू की भी महिलाएं आती हैं, वो भी तो अभी दारा सिंह जी खुद ही बता रहे थे कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो भी वोट देने जाती हैं, उनका भी जो है घूंघट हटाकर चेहरा देखा जाता है। इस हिसाब से तो वो भी असहज महसूस कर ले, वो भी लौट जाए, तो वोटिंग परसेंटेज तो 0-0 हो जाएगा ना महाराज जी। असहज महसूस करती है जो हिंदू धर्म में भी नई महिलाएं होती है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है, लेकिन अंदर पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मी अगर उनको किसी प्रकार का असंतोष है, संतुष्टि नहीं है, तो वो देख सकते हैं, न कि पुलिसकर्मी देखें। देखिए पुलिसकर्मी का देखने का और होता है, पुलिस के नाम पर अपने को असहज महसूस करती महिलाएं ना, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो। तो दोनों धर्म की महिलाएं जो है बाहर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं। वो मतदान करते समय पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, अगर जरूरत पड़ता है तो वो अपना वो देख सकते हैं, दिखाती नहीं है महिलाएं। लेकिन पहले लाइन में ही जो पुलिसकर्मी आदि लोग देखने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है प्रायः, तो वो वापस चली जाती है या घर से ही नहीं आती है। देखिए अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को इस पत्र पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए इन लोगों का कथनी करनी का बहुत अंतर होता है शिवम जी। अभी आज की घटना देख लीजिए, महाराष्ट्र में करोड़ों रुपया पकड़ा गया है, इनके जो बड़े नेता राष्ट्रीय महासचिव, और रोज जो हेलीकॉप्टर उद्धव ठाकरे जी का चेक होता था, हालांकि उसको बैलेंस करने के लिए झूठी नहीं उपाध्याय जी उस पर मैं आऊंगा।
अभी मेरा सवाल यह है कि जब हम महाराष्ट्र का जिक्र किया आपने, तो महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी, आपके जो शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी जी क्या करते हैं कि वो लाल किताब दिखाते हैं कि देखिए ये संविधान है और आपका हक कोई ले नहीं सकता है, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, आपके साथ जो है डबल स्टैंडर्ड कोई नहीं कर सकता है। सवाल यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन या जो पीठासीन अधिकारी आप बता रहे हैं, अगर वो चेहरा चेक करेगा, मतलब फेस देखेगा, उसके बाद ही वोट डालने देगा, भाई प्रक्रिया तो यही है ना, तो प्रक्रिया तो वोटिंग प्रक्रिया के हिसाब से होगी। कल को जो है क्रिश्चियन महिलाएं आए और वो अपनी अलग डिमांड रख दें, हिंदू महिलाएं आए कि नहीं हमारा घूंघट कोई नहीं छुएगा, तो आपको नहीं लगता है फर्जी वोटिंग होगी और फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा? नहीं शिवम जी, पहले ये बताइए पत्र क्या लिखा है, पत्र की भाषा आपने पढ़ा है जैसा हमको समझ में आया है। उन्होंने कहा जो है पुलिस कर्मी आदि जो बाहर देखते हैं इस पर रोक लगाया जाए। क्या अच्छा। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के लिए भी कहा है? हाँ। तो ऐसा तो नहीं कहा है। तो उपाध्याय जी उसमें इतना और ऐड करवा दीजिए कि जितनी भी महिलाएं आए, कोई भी पुलिसकर्मी उनका चेहरा नहीं देखेगा, जो घूंघट में आ रही है उनका भी, जो बुरके में आ रही है उनका भी। आपने तो सिर्फ बुरके का जिक्र किया महाराज। जो बुरके में नहीं आ रहे हैं, घूंघट में नहीं आ रही है, उनका देखिए न देखिए, वो देखने की जरूरत क्या है? अपना सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, देखते हैं। अब आप नजदीक जाकर किसी का चेहरा थोड़ी देखेंगे। नहीं उपाध्याय जी, ये आपको नहीं लगता ये मामला डबल स्टैंडर्ड में जा रहा है? नहीं, डबल स्टैंड में नहीं जा रहा है, वो सही है। देखिए जो इनके इशारे पर काम करते हैं, प्रशासन के इशारे पर, उनका अलग ढंग होता है। हाँ। उनका एक ऐसा व्यवहार होता है कि वापस चले जाए, ये लोग और मतदान न करें। अच्छा। ऐसा नहीं करने की बात है। तो ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है अन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अभिषेक जी, ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त चल रही है, मतलब कल तो मतदान हो ही जाएगा, सारा बवाल थम जाएगा, लेकिन अभिषेक जी अपने आप को म्यूट कर रखा है क्या आपने? अनम्यूट करिए। अनम्यूट है, देखिए एक बार म्यूट करिए। हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार कि आपका अनम्यूट करवाएं। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी आपकी आवाज आ नहीं रही है। अविरल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यही है कि जिस तरीके से अब कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी इसलिए कह रही है क्योंकि वो बीजेपी से डरी हुई है, उसे ये लग रहा है कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ये वाला चाल चल देते हैं ताकि एक एक्सक्यूज देखने को मिल जाए। लोग आपको भी यही कह रहे हैं कि अगर ये वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम महिलाओं में असुरक्षा है, वो असहज महसूस कर रही हैं, फिर तो आपकी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि आपकी सरकार में भाई पुलिसकर्मी कैसे परेशान कर सकता है किसी को गेट पे, किसी महिला को, जो उपाध्याय जी आप पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाने की, पुलिस की निंदा करने की, पुलिस का अपमान करने की, वो एक अलग विषय हो सकता है, इनकी पार्टी की एक सोच हो सकती है। लेकिन जहां तक बात है मुस्लिम महिलाएं कहना, ये मुस्लिम महिलाएं, जी मेरी आवाज आ रही है आप? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी देखिए, जिस प्रकार से महिलाओं के बीच में वर्गीकरण करने का जो कार्य किया जा रहा है, महिलाओं को हिंदू और मुसलमान में बांटने का जो कार्य किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, इस बात को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। हम बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात इन्हें समझनी चाहिए। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो कानून कहता है और संविधान कहता है। भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। और जहां तक संविधान की रक्षा की बात है, इस विषय को भी इन्हें जान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही सलामत है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई कानून व्यवस्था में त्रुटि नहीं है। आज कोई गुंडा नहीं है, कोई माफिया नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है। अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण और उसके साथ साथ माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से किया जा रहा है, इस विषय को इन्हें देखना चाहिए। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, वो इन्हें शायद नहीं दिखता है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट के इश्यूज पर चर्चा हो, वो इन्हें नहीं दिखता है, लेकिन हार के कारण ढूंढने का एक केवल और केवल काम करते हैं। जिस प्रकार से बात है ईवीएम की, ये ईवीएम के भी ऊपर आरोप लगाएंगे। हार के बाद ये ठीकरा फोड़ने के तरीके और कारण ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये देश को, समाज को मजहब के आधार पर बांटने का जो काम कर रहे हैं, खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है, निंदनीय है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जहां तक बात है ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन की, पुलिस की, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। जहां तक विषय है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जुडिशरी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसीलिए कम से कम मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा
ये संविधान के ऊपर कोई आरोप ना लगाएं, ये स्वतंत्र एजेंसियों के ऊपर कोई आरोप ना लगाएं, ये कानून और संविधान के आधार पर चलें और उसके साथ साथ संविधान को दिखाने के साथ साथ उसका अध्ययन करें। दिखाने से केवल कुछ नहीं होगा, संविधान को सही से एग्जीक्यूट कराना आवश्यक है, सही से लागू कराना आवश्यक है, गरीब को उसके फंडामेंटल राइट्स दिलाना आवश्यक है। गरीब को जब तक उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे तब तक गरीब मजबूत नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी गरीब को उसके मौलिक अधिकार दिलाने का कार्य अभूतपूर्व तरीके से ठीक है, नेतृत्व में कर रही है। ठीक है अविरल मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दारा सिंह जी, एक तो आप अविरल मलिक का जवाब दे दीजिएगा, मुझे पता है आप जवाब जरूर देंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए समाजवादी पार्टी ना, चूंकि अब मुस्लिम महिलाएं असहज और असुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। आप लोग एक एक्सक्यूज तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर वोटिंग नहीं हुई या इस तरीके से हुआ तो कह देंगे कि देखिए आपने जो है मुस्लिम महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया, हमदर्दी भी बनी रहेगी, एक नया एक्सक्यूज भी तैयार हो जाएगा। नहीं चावला जी, सबसे पहले तो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है गिरगिट की तरह, जैसे नरेंद्र मोदी जी बदल देते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी कल भी लापरवाही कर रही थी, आज भी कर रही, आगे भी कर रही। महिलाएं ही उत्तर प्रदेश में न्याय मांगने के लिए विधानसभा के सामने आग लगाती हैं और इनकी पुलिस सुनती नहीं। दूसरा चीज, जो भी वोटर होता है उसको पीठासीन अधिकारी चेक कर सकता है। पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था को देखने का, पुलिस का काम आईडी चेक करने का नहीं है, लाइन में खड़ा कर देने का काम है उसका, धक्का मुक्की रोकने का काम है, आईडी चेक करने का नहीं है। और दूसरा, मलिक जी कह रहे थे कि हम गरीबों को, कौन है गरीब? अडानी अंबानी जिसका कर्जा माफ किया, किसान का 25 पैसा 1 रुपया माफ किया और उनका अरबों करोड़ों रुपया माफ किया। खाद देने की औकात नहीं है और बात कर रहे हैं कि हम अपराधियों को खत्म कर दिया। कहाँ खत्म कर दिया? आज अनुप्रिया पटेल जी के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मारे हैं और अनुप्रिया पटेल FIR नहीं लिखवा पा रही, और इससे पहले लखीमपुर में इन्हीं का विधायक मारा गया, FIR नहीं लिखी गई। जब धरने पे बैठा 7 दिन बाद मुकदमा लिखा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद गुंडे बदमाशों की पार्टी है, दंगाई पार्टी है, और ये आए हैं सफाई दे दे कि हम गरीबों का भला करते। अरे 1,20,000 रुपया देते हो प्रधानमंत्री आवास में और उसमें से 20,000 रुपया खा जाते हो कमीशन में। लैट्रिन 12,000 रुपये देते हो, 4,000 रुपया खा जग गए हो। किसकी लैट्रिन तैयार है गांव के अंदर? किसकी लैट्रिन तैयार है? मलिक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जितना झूठ फैलाया, जितना दंगा फैलाया भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, इतिहास गवाह है। ठीक है, ठीक है दारा सिंह जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? आपकी नहीं आ पा रही है मेरे ख्याल से आपकी आवाज। देखिए, मैं दारा सिंह जी के विषय का स्पष्टीकरण दे देता हूं। अभिषेक जी, आपने साथ म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट कर लीजिए एक बार, क्योंकि आप जब तक अनम्यूट नहीं करेंगे आपकी आवाज मेरे तक आएगी नहीं, तो मेरी आवाज तो आपको जाएगी। मैं नहीं, आपका कनेक्शन भी कुछ उसमें समस्या है। अब हम दोबारा से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविरल जी, मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। उपाध्याय जी, ये जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा था, अभी तक इतने पोस्टर, इतने बैनर चले कि लगा कि उपचुनाव में सारी समस्याएं खत्म हो गई। अभी अविरल जी से लेकर दारा सिंह जी तक सबने ये कहा कि देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरीके से त्रस्त है, पूरी तरीके से पस्त है, पूरा परेशान हो चुके हैं सब लोग। अविरल जी कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उपाध्याय जी, मेरा सीधा सा सवाल यह है, क्या ये जो उपचुनाव की लड़ाई आप देख रहे हैं, ये ऐसी चीजों पर लड़ी जा रही है जो आमतौर पर सीधा सीधा मतलब दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आम जनता तो बाकायदा समझ रही है ना कि कौन धर्म की राजनीति खेल रहा है, कौन नहीं। अब यही बुरके वाली सियासत पे आप लीजिए, सवाल यह कि एक का तो यह कहा जा रहा है कि देखिए असुरक्षित हैं, दूसरे का नहीं, दूसरे का जिक्र भी नहीं हो रहा है। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल रहा है? आपको नहीं लग रहा कि यहां पर पूरा मामला दो तरफा हो चुका है? देखिए शिवम जी, आपने जो कहा वो जनता सब समझ रही है। जनता ये भी समझ रही है, बटोगे तो कटोगे, किससे बटोगे और किससे कटोगे। ये नारा इन्होंने सबसे पहले शुरू किया देश को बांटने का है, चुनाव को धर्म के आधार पर बांट कर मतदान करवाने के लिए। और राहुल जी ने एक है तो सिर्फ एक का
वो तो खोल ही दिया है कल महाराष्ट्र में, आपने देखा ही। और जो अविरल जी है आज भी वही मोदी जी है, योगी जी है, तो ये है कानून व्यवस्था सबसे खराब स्थिति में है। जो भी सरकारी आंकड़े आ रहे हैं इसको भी वो झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। हत्याएं हो रही है, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज किसान इस समय खेती बाड़ी का समय है, बुआई के लिए परेशान है, खाद के लिए 4-4, 6-6 दिन लाइन लगाए बिना खाद पिए, उनके घर की महिलाएं लाइन गई और नकली खाद बनाए जा रहे हैं, नकली खाद बेचे जा रहे हैं किसानों के लिए। ये बस एक 4-5 चीज रटी रटाई हुई है, सबका साथ सबका विकास झूठा नारा, उसके बदले में कहते हैं बचेंगे तो कटेंगे। अदानी जी सेफ रहेंगे यदि मोदी जी अमित शाह एक रहेंगे, ये नारा, और ये पूरे देश से जोड़ देते हैं। भैया पूरे देश की जनता समझ रही है शिवम जी। अब रह गई आपने जो बात कहा है, ये चिट्ठी उन्होंने लिखा है चुनाव आयोग तो सही लिखा है। देखिए कई जगह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन लोगों से पार्टी से जुड़े हुए लोग जो पुलिसकर्मी या प्रशासन के अन्य अधिकारी होते हैं, अच्छा देखिए पिछले चुनाव में किस तरह से भगाया जा रहा था पुलिस। अब जहां पुलिस लाठी एक सेकेंड उपाध्याय जी, पिछले चुनाव पे तो हम जाएंगे, अभी बहुत समय हमारे पास, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी से अभी एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया। अभिषेक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ अभिषेक जी, देरी से आने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, आपका थोड़ा टेक्निकल इशू था, उससे आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। सवाल यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव होने जा रहा है, कल से वोटिंग है, लेकिन आज तक अभी तक सियासत पूरी ये गर्म है, क्योंकि अभी तक कटेंगे तो बटेंगे से लड़ाई शुरू हुई थी और अब बुरके पर आकर खत्म हो रही है। तो क्या ये पूरी लड़ाई एक तरीके से दो तरफा लड़ी जा रही है या आपको एक्सक्यूज दिखाई दे रहा है? क्या ये संवैधानिक है जो समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से मांग की है? अभिषेक जी। जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आपका मुझे बुलाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसे अगर हम समझें तो बीजेपी जैसे ही उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव में बीजेपी थोड़ी सी पिछड़ी, बाकी विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने खून सूंघ लिया और उन्हें लगा कि उपचुनाव जो है आसान खेल होगा और बीजेपी ने इसे ले लिया चैलेंज। बीजेपी जब बढ़िया से मैदान में उतर के आई, अब क्या हुआ, एंड में इनको ये महसूस देने लगा कि हमें मुस्लिमों को लामबंद करना पड़ेगा ओवैसी की वजह से, आने की वजह से। ओवैसी जी ने आके मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा विभाजन पैदा किया, वो थोड़ा सा भी काफी है। उसको रोकने के लिए ये केवल मुस्लिमों को मैसेजिंग दे रहे हैं मीडिया के थ्रू कि हमें आपकी चिंता। मेरी मुस्लिम बहनें आज तक नहीं डरी। ईरान में आप जाके देखिए, बुरके को जला रही हैं। वहां के जो पुलिस वाले हैं वो बुरका पहनने के लिए कहते हैं और मेरी मुस्लिम बहनें बुरका उतार के उसके सामने जला देती। तो मेरी मुस्लिम बहनाओं को ये कहना कि अगर कोई उससे वोटर आई थी ये कहेगा कि अपनी शक्ल दिखा के चेक करा दो, तो ये हास्यास्पद है। वही तो अभिषेक जी, सवाल यही खड़ा होता है ना कि अगर ये कहा जा रहा है कि भैया इलेक्शन कमीशन का जो पीठासीन अधिकारी है या बाहर जो सुरक्षा कर्मी, एक सेकंड अभिषेक जी सवाल ले लीजिए। मतलब ये जो तर्क दिया जा रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, कल को आधार कार्ड बनवाने जाएं, वो कहे कि आपका फेस लेना है, आपका रेटिना स्कैन करना है, तो ये कहा जाएगा कि नहीं हम तो बुर्का नहीं उतारेंगे, क्यों? क्योंकि मसाज महसूस कर जा रहे हैं अचानक से, फिर तो आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। मतलब मामला उलझ सा गया है क्या? ये सिंपैथी वाला कार्ड है क्या? एक भी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम बताइए जिसमें कोई सुविधा मिल रही हो आम जनता को, जहां पे किसी मुस्लिम महिला ने कहा हो कि मुझे समस्या है अपनी चेहरा दिखाने। मेरी किसी मुस्लिम बहन ने ऐसी कायरता नहीं दिखाई, चाहे वो बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, कोई लोन लेना हो या कहीं जाके किसी स्कीम के लिए खड़ा होना, तो मुस्लिम बहनें कभी पीछे नहीं हटती। तो वोट डालने जैसा महत्वपूर्ण अधिकार जिसके लिए वो डर जाएंगी, आज तक नहीं डरी जिसके लिए, हास्यास्पद है। ये केवल मैसेजिंग है। ये ओवैसी जी से डर गए हैं और उसके लिए उस हद तक उतर आए हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि ये इस बात का एक बेवजह का एक मुद्दा बना रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा अपने ये हरिनाथ जी और दारा सिंह जी, ये सिंह साहब बड़े हमसे वरिष्ठ लोग हैं, परंतु सच्चाई यही है कि ये केवल मुस्लिम
वोटर के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि ओवैसी कुछ नहीं है, अगर बीजेपी को रोकना है तो सब एक तरफ हो जाओ और हमारे साथ आ जाओ। अच्छा। और महिला जो है इनके लिए डर क्या है, महिला को इन्होंने क्यों चुना? क्योंकि बीजेपी भी मुस्लिम महिलाओं को ही टारगेट कर रही है, क्योंकि फायदा जितना ज्यादा सुशासन से महिलाओं को हुआ है, सुरक्षा से जितना महिलाओं को हुआ है, इतना और किसी को नहीं हुआ। मतलब किसी जाति धर्म से अलग उठ के देखते हुए सभी सुरक्षित हैं। सभी महिलाएं को छेड़छाड़, बदतमीजी, डर, वो माहौल खत्म हो चुका है यूपी में। तो उनके दिमाग में उनको मैसेजिंग, बस और कुछ, ये ऐसा एक पॉलिटिक्स है। ठीक है, और ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी से सुरक्षित महसूस तो आप कर रहे हैं, इसीलिए आपने लोकसभा में ऐसी डिमांड की नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो महिलाएं वो असुरक्षित हैं, वो अभिषेक जी तो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि आप एक हमदर्दी जता रहे हैं कि देखिए अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो हम हैं, और अगर आप छिटक गई तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ आ जाइए। तो आप पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। देखिए चावला जी, इनकी बातों से पूरी तरह लगा कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हाँ, ठीक है। ये अभी कहा कि बहनों सुरक्षित है। हाँ, लगता है ये उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं देख रहे हैं, वीडियो नहीं देखते हैं जो आते हैं, जो कांड हो रहे हैं उनको नहीं पता है। भैया 50 रुपया, नंबर बढ़ाना, पैसा लेना। यहाँ दारा सिंह बिकाऊ नहीं है। और दारा सिंह, आपको भी चावला जी पता है कि सत्य का साथ देते हैं और बोले नहीं आपकी डिबेट पे। और जो बोला हूँ सच बोल, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये देश जब एक था तब अंग्रेजों को भगाया है। उस समय कौन माफी मांग रहा था? यही भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले। तब आंखों में पट्टी बंधी थी। आज नौकरी किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? जो साधु संत के चेले होते हैं। क्यों मिल रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। भाजपा हमें बता दे कि क्या किसी जो लिस्ट जारी की थी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कि ये गुंडे हैं, ये बदमाश है, क्या उनकी नेह हिला पाए? मगर वो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हिला दिया। उनको दिल्ली 5 बार दरबार में जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमें ये न ज्ञान दे, हमें ये बताए कि 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी कौन सा मजबूत काम कर दिया, कौन सा मजबूत काम कर दिया, कौन सी सुरक्षा दे दी। जब इनका विधायक मार दिया जाता है तमाचा, अनुप्रिया पटेल की जो मंत्री है इनकी गठबंधन में है, उनके कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पीट देते हैं, FIR नहीं लिखी जाती है। दूसरा, गोरखपुर में कितनी घटनाएं हुई, बच्चे 10 झांसी में मर गए। अगर इसमें से एक इनका अभिषेक जी का बच्चा होता तब ये छत्ता पीटते, मगर अपना तो बच्चा आ जा ही रहा है अच्छी जगह पढ़ने, तो इनको क्या पता है कि गांव देहातों में क्या हो रहा है। हम बताएं गांव में देहातों में क्या हो रहा है? थाने के अंदर जाति पूछ कर उसकी FIR लिखी जा रही। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड चावला जी, एक मिनट, अब ये खोदे हैं तो सुन ले। जख्म तो दिया है तो दवा भी ले लो। कहते हैं गांव के अंदर किसान को इस समय पानी जरूरत थी, किसान को इस समय खाद जरूरत थी। अभिषेक जी शहर में रहते होंगे, इनके घर के सामने VIP रोड बनी होगी, इनका बच्चा दुर्घटना में नहीं खत्म होता है। नहीं, ठीक है दारा सिंह जी, आपने बोल दिया। अब अभिषेक जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं अभिरल जी के पास जाऊंगा। जी, मैं क्षमा चाहूंगा सिंह साहब से। ये सिंह साहब बड़े भाई हैं, थोड़े से नाराज हो गए शायद। मेरी भाषा से इन्हें संदेह हो रहा होगा कि मैं शहर में रहने वाला आदमी हूँ। देखिए, मैं गांव, एक भैंसी, एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां से ताल्लुक रखता हूँ। परंतु आम जनता से में नमज मेरी काफी मजबूत है। मैं 1999 से स्टडी कर रहा हूँ इलेक्शंस को, और मैंने ये देखा है कि हमारे देश की महिलाएं और खासतौर पे मेरी मुस्लिम बहनें, देखो अगर जाति धर्म के नाम पे, देखिए मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। मैं बीजेपी की भी उतनी बुराई कर सकता हूं जितनी सपा की कर सकता हूं। हाँ, बीजेपी में कमियां हैं, बीजेपी के में भी सुधार की
संभावनाएं हैं, परंतु आज जिस तरह की सिचुएशन है, महिला वोटर मुस्लिमों का भी सरक रहा है। केवल ये कारण है कि ये लोग इस तरह का एजेंडा उठा रहे हैं। हाँ, अब ये डिनाई करेंगे, ये इनका मजबूरी है। मैं इसको, इनकी सारी बातों को सजौधार्य करता हूं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। अविरल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविरल जी देखिए, अब जब उपचुनाव की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई उपचुनाव जो है वो बेसिक मुद्दे पर लड़े जाएंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर, बेटियों के सम्मान पर, महिलाओं के सम्मान पर, और जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, अभी झांसी वाला मामला ले लीजिए, उसके बाद से एक तरफ पूरा मामला इतनी संजीदगी से चल रहा था, इतना संगीन हुआ पड़ा हुआ था, एक तरफ मुख्यमंत्री जी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, तो सवाल वहां भी खड़े हुए कि मुख्यमंत्री जी प्रचार प्रसार में इतनी बिजी हैं कि उन्हें झांसी वाला मामला दिख ही नहीं रहा है। तो आपकी सरकार पर असंवेदनशील होने का तो आरोप लग रहा है ना? जी नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए शिवम जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसीलिए आपको मालूम होगा कि पहले के कालखंड में क्या कुछ हुआ करता था और आज के समय में उत्तर प्रदेश किस प्रकार से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में न जातिवाद है, न परिवारवाद है, न भ्रष्टाचार है, न किसी प्रकार की समस्या है। इस विषय को समझना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर एकदम अच्छा है, सही है। और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, बेरोजगारी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हो, रोजगार युक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हो, महंगाई मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। इस विषय को इन्हें जान लेना चाहिए। गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हो, उत्तम उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हो, नंबर 1 उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हो, इस विषय पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अरे मलिक जी, थोड़ा सुन लो मलिक जी, 200 आरओ की भर्ती पे 35 मंत्रियों के लड़के हुए हैं। किसकी सरकार की? कौन परिवारवाद है, कौन जातिवाद है? नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए आपके कालखंड में क्या होता था, मैं एक एक करके बताता हूँ। विद अरे हम तो कह रहे, बताइए। अरे वो 86 में 56 वाली लिस्ट दिखा दीजिए। 86 में बता देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। जो अनपढ़, देखिए अनपढ़ वाली मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, क्योंकि मैं इनके मध्य में नहीं बोला था। एक एक करके दारा सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके। फंस गए मलिक जी, रोगे अभी। हाँ, नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। नारायण सुन लीजिए अब, और जवाब दे रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल की पत्नी एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है, इस विषय को एक बार आप देख लीजिए। अपहरण के मामले में 30वें नंबर पर कौन है? 30 नंबर पर एनसीआरबी के डाटा में अपहरण के मामलों में, बलात्कार के मामलों में, डकैती के मामलों में पूछ रहे सरकार की बताइए ना, नंबर 1 पर था। नंबर 2 मुजफ्फरनगर दंगे के संबंध को उत्तर देना चाहिए। अरे वो देख तो लीजिए, ये भी तो देखिए किससे लिखवाए थे, कितना पैसा दिया थे। ये भी तो देखिए समाजवादी को बदनाम करने के लिए किससे लिखवाए थे। जिसको गोली, जिसने गोली मारी उसको आज आप जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, बना रखे हो। नहीं, वीर सावरकर जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। उत्तर प्रदेश पार्टी के लोग पर बात कर दिए हो। कांग्रेस पार्टी के लोग वीर सावरकर जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जनता पार्टी क्या कुछ नहीं बोलते हैं। दारा सिंह जी, आपकी पार्टी को अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में निरंतर विकास चल रहा है। जिस कांग्रेस को दलित आदिवासी महिला काम हो रहा है, सबकों के हित में कार्य हो रहा है। आखिर क्या समस्या है? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। ये सबको नजर आ रहा है। हम हर वर्ग के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करना ही परम धर्म है और संविधान को सही से लागू कराना ही हमारे लिए परम धर्म है। पानी की सेवा करो। रही बात अडानी की, बहुत अच्छी बात है, आपने याद दिलाया। अडानी के साथ तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने, और जब वो कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना की सरकार अडानी के साथ एमओयू साइन करती है, कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना की सरकार अडानी के साथ गठबंधन यानी एमओयू साइन करती है। पार्टी की सरकार है और चिदम्बरम साहब जवाब नहीं दे पाते। उत्तर प्रदेश में जवाब दे दें
डबल विकास होना चाहिए था। सुन लीजिए, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम जी से जब सवाल पूछा जाता है अडानी अंबानी से गठबंधन के अडानी के साथ एमओयू के विषय पर, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो माइक खिसका के नहीं, माइक खिसका के सुप्रिया सुले जी की तरफ कर देते हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस की तरफ। सुप्रिया सुले जी भी उस विषय पर उत्तर नहीं देती है, वो सबको मालूम है। हम जिस प्रकार से गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, उसी आधार पर तीसरी बार हमारी सरकार आई है। तीसरी बार हमारी सरकार आई है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इस विषय को आप याद रखिए। और उसके साथ साथ अगर रही बात चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने की, उस कार्य को भी हमने किया। नहीं, ठीक है अविरल जी और दारा सिंह जी, देखिए आप उनकी पार्टी का कमियां गिनवाइए, वो आपकी पार्टी की अच्छाई गिनवाएं, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मामला यहां पर उपचुनाव की है। कल तो वोटिंग हो ही जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एचएन उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कल सिर्फ उपचुनाव ही नहीं है, इसके महाराष्ट्र का चुनाव भी है, पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। सवाल ये हो जाता है कि लास्ट में ये कहा जाता है कि देखिए राहुल गांधी के पास कुछ हो ना हो, लास्ट में अंबानी और अडानी को लेकर आ जाएंगे। और कल तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब बीते दिनों, वो तो ताज्जुब भी रहा कि वो अलमारी खोल रहे हैं और उसमें कह रहे हैं ये देखिए अंबानी अडानी। सवाल ये कि क्या जनता, आपको नहीं लगता उपाध्याय जी, इससे ऊब गई है? जनता ये चाहती कुछ नया वर्जन देखने को मिले, क्योंकि अगर इतना ही ये मतलब तुरुक का इक्का था, फिर तो लोकसभा में मामला 99 पर नहीं अटकना चाहिए था ना उपाध्याय जी। देखिए शिवम जी, कांग्रेस पार्टी लगातार गरीबों के लिए काम करती है और उनकी आवाज उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी मोनोपोली के खिलाफ और उद्योगपति के खिलाफ नहीं है। जिस तरह से पिछले 10-11 साल में केंद्र की सरकार और इनकी राज्यों की सरकार ने अडानी को जो है नियम विरुद्ध जाकर उनको संरक्षण प्रदान करने का काम किया है और उद्योगपतियों को दबाने का काम किया है, उसका हम विरोध करते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र, एक सेकेंड, ये उपाध्याय जी, ये तेलंगाना में किसकी सरकार है? अरे सुनिए तो भाई, नहीं, जवाब तो दीजिए, ये किसकी सरकार है तेलंगाना में? जवाब नहीं तो क्या अडानी देश के उद्योगपति? नहीं, ये अडानी 12,000 करोड़ रुपए तेलंगाना में डाल रहे हैं, तो मतलब अभी अडानी सही हो गए कि नहीं? नहीं तो क्या किसी को हाथ मार कर थोड़ी हम उनको नियम विरुद्ध? हाँ, ये बढ़िया है उपाध्याय जी, ये बहुत सही है। अगर हम मतलब मीठा गप कड़वा थू है। शिवम जी, राहुल जी बार कह रहे हैं गठबंधन है, संजय राउत जी शिवसेना यूपी के नेता और सावरकर जी को अपना आदर्श प्रेरणा स्रोत बताते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, बैठ जाते हैं और आपसे आ जाते हैं। तो वो किसका कहना क्या चाहते हैं, आप बता दें। इस काम का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी, मोनोपोली का विरोध करती है। उपाध्याय जी, राहुल गांधी आपके नेता का हम विकास के पक्षधर है, किसी को दबाकर किसी को उठाने तो पक्षधर नहीं है। रह गया चाहे छत्तीसगढ़ या तेलंगाना या राजस्थान, हिमाचल, कहीं भी उद्योग लगावे, वो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। नहीं तो उपाध्याय जी डबल स्टैंडर्ड, यही मुझे समझ में नहीं आता। जब आपकी राजस्थान की सरकार थी, 60,000 करोड़ राजस्थान में निवेश हो रहा था, तो आपने बोला बहुत बढ़िया है। इसके बाद आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, बघेल सरकार अडानी से मिलकर काम करवाए थे, तो बढ़िया था। मतलब फोटो तो आपके ये जो राहुल गांधी के जीजा जी है ना, उनके साथ भी प्राइवेट प्लेन में जो है ये वाड्रा साहब घूम रहे थे। तो मतलब अडानी या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। मतलब ये नहीं हो सकता ना कि अच्छा थोड़े अच्छे थोड़े बुरे हैं, बीजेपी के लिए अच्छे हमारे लिए बुरे हैं। मतलब ये कैसा स्टैंडर्ड हुआ? मतलब अब उपाध्याय जी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप लोग जा कहां रहे हैं। बात तो सुनिए हमारी शिवम जी। देखिए अडानी अपना विकास करें, लेकिन वह नियम के तहत उनको किसी तरह से नियम आज में छूट देकर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। जिस तरह से इनका 16 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया, किसान गरीब मजदूरों को एक पैसे का लाभ नहीं पहुंचाया गया। आपने एक मिनट उपाध्याय जी, ये जब तेलंगाना में निवेश करने जा रहे थे, तो आपको कहना चाहिए था कि अडानी जी ये जो लोन माफ हुआ है ना, हम इससे संतुष्ट नहीं है, आप जाके जनता को लौटा के आइए, उसके बाद हमारे राज्य में निवेश करिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग ताली बजाते हैं ऐसे ऐसे।
ये ऐसा कोई कहता है क्या सीएमजी की आप लौटा कर आइए? हाँ, यही कह रहे हो उपाध्याय जी, यही डबल स्टैंडर्ड है। क्या छोड़िए छोड़िए, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए मामला कहीं और था, आप ले गए, इसलिए मैं जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए लंबा चला गया। ठीक है अभिषेक जी, ये डबल स्टैंडर्ड चलता है क्या पार्टियों का कि अगर तुम्हारा है तो भैया देखिए मीठा मीठा गपगप है, कड़वा कड़वा थूथू है। अब कल तो ये फैसला हो ही जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सवाल ये है कि ये समाजवादी पार्टी को डर क्यों सता रहा है कि महिला वोटर उसके पास से खिसक रही हैं, जबकि हमने लोकसभा में देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इसके अलावा तो मुस्लिम कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना, फिर असुरक्षा की भावना कहां से आ रही है? देखिए, जिस प्रकार से पसमानदा हाँ और मुस्लिम महिला वोटर को बीजेपी जिस तरीके से टारगेट कर रही पिछले कई सालों से बिल्कुल रेगुलरली उन्होंने हार नहीं माया। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी क्रिकेट की तरह रंग बदलती है, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी अपनी हारों से सीखती, कांग्रेस से क्षमा चाहूंगा, कांग्रेस नहीं सीखती। बीजेपी सीखी, उन्होंने अपने आप को और ज्यादा पावर लगाए और वो फिर से पसमानदा और मुस्लिम महिला वोटर के पीछे पड़ गए। इन्हें जानकारी हुई बहुत लेट। अब ये इलेक्शन से 24 घंटे पहले इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसका ज्यादा प्रभाव होता मुझे दिख नहीं रहा है। बीजेपी ने एज ए चैलेंज इस 9 विधानसभाओं को ले लिया है और उसका जो परिणाम होगा वो देखा जाएगा, वो सामने पे वो होगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने मौका खो दिया। नहीं अभिषेक जी, ये पता नहीं, ये अक्सर कहा जाता है या किंवदंतियां हैं, ये तो भगवान जाने, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी चाहे प्राण दे दे, चाहे कुछ भी कर दे, ये जो मुस्लिम वोटर है ना, ये बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। क्या इस बात में सच है या वाकई में थोड़ी तस्वीर बदल रही है और इसी वजह से ये सकपकाहट देखने को मिल रही है? देखिए, आज तक ये सत्य है, आज तक के किसी भी इलेक्शन में ये डाटा से वो नहीं हुआ। वो लोग कहते हैं पर डाटा ने ये नहीं दर्शाया कि मुस्लिम वोटर्स ने कहीं भी कोई फेवर दिखाया हो बीजेपी को। परंतु बीजेपी कंसेंट है, कंसिस्टेंट है। रीजन है कि मुसलमानों को देश से फेंका तो नहीं जा सकता, उनको किसी ना किसी राष्ट्रवाद की धारा में लाना है। नहीं तो अभिषेक जी सवाल यही खड़ा हो जाता है कि अभी लोकसभा का चुनाव अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है बीते हुए, सवाल एक वहीं पर दिख गया ना, अगर पसमानदा बीजेपी के साथ इतना आ रहे हैं, बीजेपी उनको टारगेट कर रही है, तो परिणाम दिखा क्यों नहीं? अखिलेश यादव ने तो जो बाजी मारी कि अभी तक पूरा जमीन सकपकाया हुआ है बीजेपी वालों का। क्या हुआ, ओवैसी साहब आया है, तो ओवैसी साहब से जो कट्टर मुस्लिम थे, हाँ, वो उनमें सुगबहाट शुरू होगी कि ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं वो सत्य है। ओवैसी साहब ने तो हिंदुओं को भी टिकट देना शुरू कर दिए। तो वो ये चाह रहे हैं, जो एक वो वोटर है मुस्लिम्स में, जो एक धड़ा है, जो एक तरफ है कोने में, वो डर है कि ये ना खिसक। तो उसको ये साबित करना कि हम तो तालिबान भी बन जाओगे तुम, तब भी तुम्हें समर्थन करेंगे। ये दारा सिंह जी, ये तो बड़ा आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के ऊपर कि वो कुछ भी कर देंगे, आप तो समर्थन लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एमवाई कॉम्बिनेशन चलता है, वो टूट गया तो आपका मामला खराब हो जाएगा। और पसबंदा मुसलमान कह रहे हैं कि वो आपको पता भी नहीं चला और आपके नीचे बीजेपी ने सेंध लगा दी। भेजना गोमती नगर वही वार्ड है, रफी अहमद वार्ड में, वहां पर आप वोटर आईडी चेक कर लेना और वहां के निवासियों को चेक कर लेना। भारतीय जनता पार्टी फर्जी आईडी बना रखी है और सबसे ज्यादा उसमें कौन है? मुस्लिम। ठीक, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुस्लिम को डरवा के रखना चाहती है और एक तरफ जो देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों को भगाया, उनको मारना, पीटना, गाली देना, धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा। तो दारा सिंह जी, अगर आपको लोकेशन सहित इतनी पक्की खबर है तो आप इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं बोलते? अभी भी समय है, चुनाव के समय में इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा इस बात पे। अरे आप बताइए चावला जी, हम लोगों को कितने लेटर जारी करते हैं? बचा है यहाँ कोई? यहाँ पर बचा है, अधिकारी तो इनके जिला अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। अच्छा है? तो ये तो देख लीजिए। आप बताइए चावला जी, हमने कितने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है? तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी कोई सुन नहीं रहा है, जबकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है और पूरा मामला पता है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। अरे हम बता तो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
का जितना कार्यकर्ता है हाँ। वो इस समय वो मौजूदा अधिकारी है, मैं तो कहता हूँ वो कुर्ते पहन ले। क्यों वर्दी पहन के घूम रहे हैं? नहीं देखिए, थोड़ा अधिकारी है तो मुझे लगता है भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। दारा सिंह जी, इस तरीके से नहीं कहा जाता। विरल मलिक जी, ये जो दारा सिंह जी कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं आपके जितने भी अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि गोमती नगर में और फिर ये जो बीजेपी वाले हैं मुस्लिम महिलाओं के फर्जी वोट बनाकर तैयार हैं और उसके बाद उनको एग्जैक्टली पता है, वो कह रहे हैं कि हम कमीशन से शिकायत भी कर देंगे तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। मतलब इस तरीके से वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है मुस्लिम वोटर्स का, मुस्लिम वोटर्स 100% मुस्लिम वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबके हित में काम किया है। और जहां तक विषय योजनाओं के लाभ का, चाहे आवास योजना और शौचालय, अरे महाराज, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुस्लिम महिला आपके साथ है, मुस्लिम पुरुष आपके साथ है, 36 बिरादरी आपके साथ है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी मतलब उत्तर प्रदेश में चूक जा रहे हैं। सरकार आप ही की है। मतलब ये हवाई बातें और तथ्य में बड़ा जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। विरल जी जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है मुस्लिम वोटर्स का, जहां तक मुसलमानों के हित की बात करने का विषय है, असल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से वो कांग्रेस पार्टी की इसलिए बात करूंगा, 7 साल इन्होंने इस देश पर शासन किया। अरे महाराज, उपचुनाव में लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से, चर्चा अभी तक, आप जब कल वोटिंग होने वाली है अभी भी आप कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। महाराज उनकी लड़ाई तो महाराष्ट्र में है ना, चर्चा तो बुरके पे थी। खैर चर्चा यही रोकनी पड़ेगी, समय का थोड़ा अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विरल जी आपका भी, उपाध्याय जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, और दारा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। यानी कि ये जो यूपी में बुरके वाली सियासत है, ये कल आई होप थम जाएगी, क्योंकि कल वोटिंग हो जाएगी। लेकिन कल वोटिंग के दौरान कितना हंगामा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सियासत 7वें आसमान पर है। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।